नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल एडिशन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सादगी पसंद हैं। वो तड़क भड़क से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त में कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिससे सादगी के दावों पर शक होने लगा। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले मातम पसरे शहीद के घर को सजाना संवारना सादगी पर सवाल तो खड़े करता ही है। सवाल इस बात को लेकर कि अगर मुख्यमंत्री को सादगी पसंद है तो अधिकारी आखिर इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे। क्या ये वीआईपी कल्चर को बढ़ावा नहीं देता? अगर ये मान भी लिया जाए कि प्रोटोकॉल के तहत अधिकारी इस तरह के इंतजाम करते हैं, लेकिन शहीद के परिजनों के साथ क्या ये भद्दा मजाक नहीं? अब बात योगी सरकार के एक और अहम फैसले की, जिसके तहत अब सचिवालय के पंचम तल तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सीएम के दरवाजे पर पहरेदारी अब और भी सख्त होने वाली, क्योंकि सरकार ने पंचम तल में प्रवेश की नई नीति जारी कर दी है, जिसके चलते अब पूर्व मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को एंट्री तभी मिल पाएगी जब वो या तो डेली पास बनवाएं या फिर बुलावा अगर मुख्यमंत्री साहब की तरफ से हो। इस नए नियम के साथ ही जनता के जहन में सवाल भी उठ रहे हैं कि खुद को जनता का सेवक बताने वाले मुख्यमंत्री क्या इस नियम के चलते लोगों से दूर नहीं हो जाएंगे? क्या आम लोगों का अपने मुख्यमंत्री से मिलना मुश्किल नहीं हो जाएगा? स्पेशल एडिशन में आज चर्चा इन्हीं मुद्दों पर। यूपी सरकार के मुखिया और मंत्री बातें सादे जीवन और तड़क भड़क से दूर रहने की करते हैं, लेकिन बीते दिनों ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जिसको देखने के बाद किसी को भी इन दावों पर शक होने लगे। सीएम के गोरखपुर दौरे के दौरान जिस तरह शहीद के घर को मातम के बीच में सजाया गया, उससे सवाल उठने लगे कि आखिर इस तरह से वीआईपी कल्चर को बढ़ाने की कोशिश क्यों की जा रही? अगर मुख्यमंत्री को तड़क भड़क पसंद नहीं तो फिर उनके अधिकारी इस बात को समझ क्यों नहीं पाते? इसी कड़ी में मुख्यमंत्री दफ्तर के दरवाजे पर भी पहरेदारी अब पहले से सख्त होने वाली है। अब सचिवालय के पंचम तल में प्रवेश की 2017 की नई नीति जारी की जा चुकी है, जिसके तहत पूर्व मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की एंट्री भी अब डेली पास बनवाकर या फिर मुख्यमंत्री के बुलावे पर ही हो पाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब वीवीआईपी हो चली है। इसका अंदाजा गोरखपुर में हुए सीएम के दौरे के दौरान की गई वीवीआईपी तैयारियों को देख लगाया जा सकता है। लेकिन अब बात 4 कदम और आगे जा चुकी है और अब सचिवालय के पंचम तल में प्रवेश की 2017 की नई नीति जारी की जा चुकी है, जिसके तहत पूर्व मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को अब डेली पास बनवाकर या फिर बुलावे पर ही सीएम हाउस में एंट्री मिल सकेगी। पहले निजी परिचय पत्र दिखाकर जनप्रतिनिधियों को आसानी से सीएम दफ्तर में एंट्री मिल जाती थी, लेकिन अब ये सुविधा सिर्फ वर्तमान सांसद, विधायक, एमएलसी, सरकारी कर्मचारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लोकतंत्र सेनानियों को ही मिलेगी। सीएम आदित्यनाथ योगी खुद को प्रदेश का मुखिया मानने के बजाय सेवक मानते हैं, लेकिन सीएम के गोरखपुर दौरे के दौरान शहीद के घर जिस तरह से हाईफाई तैयारियां की गई, वो विपक्ष से लेकर आम आदमी के भी गले नहीं उतर रहा। ऐसे में अब पंचम तल पर सख्त हो रहे नियम भला कैसे विपक्ष को भाएंगे? ये अध्यादेश, ये जो शासनादेश है वो ये बताता है कि ये सरकार अपने सरकारी कर्मचारी की, अपने मंत्रियों की शिकायत सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। आजकल नई सरकार बनने के बाद एक वीवीआईपी कल्चर शुरू हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी जहां भी जाते हैं रेड कारपेट बिछाई जाती है, जहां भी जाएं उनका वीवीआईपी तरीके से स्वागत हो, लाल कारपेट बिछा करके स्वागत हो, उनकी स्तुति गान गाई जाए, उनकी आरती उतारी जाए। हमें लगता है कि ये जनता से चुने हुए प्रतिनिधि के लिए शोभा नहीं देता है। मुख्यमंत्री किससे मिलना चाहते हैं और किससे नहीं, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन पंचम तल पर प्रवेश को लेकर जारी ये दिशा निर्देश कहीं न कहीं विपक्ष के उन आरोपों को हवा दे रहे हैं, जिसमें एक तरफ तो लाल नीली बत्ती कल्चर खत्म करने की बात कही जाती है, तो दूसरी ओर सीएम दफ्तर के दरवाजे सीमित लोगों के लिए खोले जाते हैं। अनामिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। या तो एक तरफ जब ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सादगी पसंद है, वो तड़क भड़क पर यकीन नहीं रखते, उससे दूरी बनाना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ वक्त में ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने इन दावों पर शक ज़रूर गहरा दिया है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से 2 खास मेहमान हैं। ओंकार नाथ सिंह जी, आप प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के, बतौर प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है ओंकार जी। राजकुमार भाटी जी हैं, आप समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। राजकुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत। लखनऊ से 2 खास मेहमान हैं। के शुक्ला जी हैं,
आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शुक्ला जी, आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे सलाहकार संपादक गोविंद पंत राजू जी इस चर्चा में शामिल हैं। गोविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत ओंकारनाथ सिंह जी मैं आपसे ही करता हूं। योगी दरबार पर जो सख्त पहरे की बातें अब सामने आ रही हैं, इसके मायने क्या देखते हैं आप लोग? देखिए अक्षय, सबसे बड़ी बात यह है कि आज का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन है और योगी जी एक पंथ के गुरु भी हैं। गोरक्षा मंदिर जो गोरखनाथ मंदिर है, वहाँ के जो नाथ पद्धति के लोग हैं उसके वो गुरु भी हैं और उनके हजारों शिष्य हैं। हमको सबसे बड़ा आश्चर्य तो आज लगा जब योगी जी वहाँ गए और सवेरे एक 15-20 मिनट आधा घंटा जो भी उन्होंने बिताया दर्शन के लिए अपने भक्तों को, उसके बाद फिर वो दूसरे कामों में लग गए। तो जो इतने सैकड़ों भक्त उनके हैं, हजारों भक्त हैं, जब उनको वो एक दिन नहीं दे पाए तो ये जो चुने हुए प्रतिनिधि बेचारे जो हार गए हैं, उनको अगर उन्होंने ये आदेश दिया तो मुझे अचंभा नहीं लगा। देखिए, इसमें कोई विपक्षी दलों का कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेन समस्या है इन्हीं की पार्टी के लोगों की, जो जनप्रतिनिधि तो नहीं है इस समय, लेकिन चूंकि वो रहे हैं एमएलए एमपी, तो हर आदमी उनसे उस क्षेत्र का ही उम्मीद करता है कि इनकी सरकार है तो कुछ हमारी मदद करेंगे। अब मदद करने के लिए मान लीजिए वो वहां पर गए और मुख्यमंत्री जी का जब बुलावा आएगा तभी वो जा पाएंगे, और पास बनाने के लिए भी उनको परमिशन जब नीचे ऊपर से मिलेगी तब नीचे पास बनेगा। तो उस स्थिति के अंदर जो उनके प्रभाव वाले क्षेत्र हैं उसमें जो जनता उनसे कोई मदद करना चाहती है तो वो मदद करने में नाकाम रहेंगे। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी को अब उनकी कोई जरूरत नहीं रह गई है, क्योंकि 325 सदस्य हो चुके हैं ऑलरेडी उनके, तो उनको वो परमानेंट रिटायर ही करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का आदेश दिया है। मैं तो उनके लिए यही कहूंगा कि भाई अगर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो दरवाजे खुले हुए हैं पार्टी के, वो आए, उनका स्वागत है, और नहीं तो शांतिपूर्वक अपने दल में ही रहें। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी उस दिन उनका ये सम्मान पुनः वापस होगा। चलिए, यानी कम से कम ये तो है कि सियासत का मौका विपक्षी पार्टियों को जरूर मिल गया है। अब कांग्रेस की तरफ से तो खुला ऑफर भी दिया जा रहा है कि अगर जो कांग्रेस पार्टी में आना चाहता है, कांग्रेस के दरवाजे खुले हुए हैं, साथ सम्मान। राजकुमार भाटी, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि शिकायत ना सुननी पड़े, इससे बचने के लिए इस तरह की कवायद की जा रही है? ये आप लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं? देखिए, जनप्रतिनिधि जितना जनता से दूरी बनाएगा उतना लोकतंत्र खतरे में पड़ता जाएगा। और मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठा व्यक्ति अगर जनता से नहीं मिलेगा, जनप्रतिनिधियों से नहीं मिलेगा, विधायकों से नहीं मिलेगा, तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी, फिर नौकरशाही निरंकुश हो जाएगी और आम जनता के हक मारे जाएंगे। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सवाल है, वो केवल दिखावे के सादगी पसंद हैं। योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा दोगुनी बढ़ा दी गई है, उनके लश्कर में गाड़ियाँ बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री जहाँ जाते हैं एक गाड़ी एसी लाद कर लेकर चलती है, एक सोफा लेकर चलती है, एक कारपेट लेकर चलती है। मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं अगर दलितों की बस्ती में तो उन्हें शैम्पू बांटे जाते हैं। पहले दलितों को एक दिन पहले जाकर प्रशासन के अधिकारी शैम्पू देते हैं, साबुन देते हैं और परफ्यूम देते हैं कि मुख्यमंत्री को कहीं बदबू ना आ जाए, गरीब लोगों में से, दलित लोगों में से बदबू ना आ जाए। मुख्यमंत्री गए पीछे बांदा में तो 2 स्कूलों का निरीक्षण किया, उन स्कूलों में बस्ते बांटे गए, बैग बांटे गए बच्चों को। मुख्यमंत्री का काफिला स्कूल से बाहर भी नहीं निकला होगा, बैग वापस छीन लिए गए। तो इस तरह की सरकार चल रही है। हमारे सरकार में जो बैग बनाए गए थे स्कूल बच्चों को बांटने के लिए, उन पर अखिलेश यादव जी की फोटो लगी हुई थी। उस फोटो के ऊपर चिट लगा के, चेपी लगा के उन्हें गुजरात भेज दिया गया और गुजरात में बांट दिए गए। ये बहुत गंभीर मामला है। मैं आपके माध्यम से सवाल भी उठाना चाहूंगा कि इसकी जांच कराई जाए। उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए बनाए हुए बैग गुजरात भेज देकर गुजरात में बंटवा दिए गए। वहां पे घर जाके बच्चों ने वो चेपी हटाई तो उसमें अखिलेश यादव की फोटो मुस्कुराती हुई दिखाई दी। तो ये इस तरह की सरकार चल रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सादगी से तो कोई लेना देना नहीं है। योगी पंथ जो ये पंथ है, गुरु गोरखनाथ का जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय में आप लोगों ने अगर नाम सुना हो, गोपीचंद नाम के संत हुए। गोपीचंद राजा थे, राज छोड़ के वो योगी हो गए, केवल इसके लिए कि योगी होने में ज्यादा फायदा है। फिर उन्हें उनकी माँ ने, उनकी पत्नियों ने, उनके बच्चों ने, बेटियों ने खूब समझाया, राज्य के कर्मचारियों ने भी समझाया कि वापस राजा बन जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार कान फड़ाने के बाद और योग धारण करने के बाद राजा बनना धर्म का अपमान है, धर्म का नीचे गिराना है। ये योगी से राजा बने, तो ये तो इनकी मानसिकता से ही पता चलता है। जब तुम ऐसे पद पे पहुंच गए, योगी जैसे पद पे पहुंच गए, गुरु जैसे पद पे पहुंच गए, तो वो तो मुख्यमंत्री से ऊपर का पद है।
ये धर्म के रास्ते को, संन्यास के रास्ते को छोड़ के वापिस राजनीति के लफड़ों में पड़ना, ये कोई अच्छी सोच नहीं है। के शुक्ला जी, ये विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की जा रही है, एक सवाल तो जरूर उठता है कि राजा का दरबार तो प्रजा के लिए हमेशा खुला रहना चाहिए, और फिर उस स्थिति में जब राजा खुद को सेवक बताता हो, ये ठीक लगता है फैसला आपको? अच्छे जी, मैं अपने मित्र ओंकार नाथ सिंह जी या भाटी जी से ये उम्मीद नहीं करूंगा कि वो योगी जी के या भाजपा के किसी भी नेता के प्रशंसा में कुछ शब्द बोलेंगे। जहां तक आपने पूरा जो विवरण दिया पंचम तल में प्रवेश का, और भाटी जी ने जो विचार रखे और जो योगी ओंकार नाथ सिंह जी ने विचार रखे जी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं, वहां न रह करके आप हम लोगों के यहाँ आ जाइए। इसी से उनकी पीड़ा समझ में आ रही है कि कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं, उनकी मजबूरी है। जब दरवाजे में कुछ बचे नहीं घर में, तो दरवाजे खुले रखने में ही उनकी भलाई है। जहां तक भाटी जी कह रहे थे कि राजा उस सेवक से वो योगी जी बन गए राजा। राजा इनके यहाँ होता होगा सपा में, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद राजा नहीं है, वो प्रथम सेवक है प्रदेश का। और योगी जी प्रथम सेवक के रूप में प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, जनता की भलाई कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। नहीं तो इस पर पाबंदी को लेकर सवाल उठ रहे हैं शुक्ला जी। उत्तर प्रदेश मैं का उसी शासक पे आ है रहा या हूं, नहीं उसी है? पे आ रहा हूं, शासक है उसी उत्तर पे आ प्रदेश रहा के हूं। नहीं राजकुमार योगी भाटी, जी? मैं आपके पास आऊंगा, सुन लीजिए पहले। शासक मैं है उसी या पे नहीं आ है? रहा हूं। जहां तक पंचम तल में प्रवेश की बात है, जी, देखिए मैं आपको पंचम तल में मुख्यमंत्री का कार्यालय रहता है, वहां मुख्यमंत्री जी बैठते हैं। जी, मुख्यमंत्री से मिलने की एक प्रक्रिया है, चाहे वो हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री हो या कांग्रेस के रहे हो या और लोग दलों के रहे हो। मुख्यमंत्री से जो लोग मिलना चाहते हैं वो अपना वहां पर अपॉइंटमेंट का टाइम नोट करा देते हैं, अपॉइंटमेंट का कारण और इच्छा नोट करा देते हैं, अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं। मुख्यमंत्री जी के यहाँ से फोन आता है कि आप इतने बजे इस स्थान पर, कभी निवास पर, कभी कार्यालय पर बुला लिए जाते हैं, और उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी मिलते हैं। लेकिन मैं आपको अपना एक अनुभव बता दूं जी, मैं उस पार्टी का नाम नहीं लूंगा जिसकी सरकार है, लेकिन बहुत दिन नहीं बीते, मेरे एक मित्र उसमें मंत्री थे, मुझे एक काम था, तो मैं पंचम तल में गया, हमने फोन किया तो पास बन गया। पास लेकर के जब मैं ऊपर गया तो एक स्थान है, वहां पर बैठा दिया जाता है कि बाद में धीरे से एक एक को मुख्यमंत्री जी बुलाते रहते हैं। तो वो मंत्री जी चूंकि उसी पंचम तल में थे, इसलिए उन्होंने मुझे वहीं बुलाया था। मैं थोड़ी देर एक अधिकारी से मिलने के लिए जिनके जाना था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था आप उन्हीं के कक्ष में चले जाइए। वहां 10-15 उस पार्टी के विधायक, कई कार्यकर्ता कमरे में भरे थे। कमरे में इतनी भीड़ थी, अधिकारी बार बार कह रहे थे कि हमें थोड़ा काम कर लेने दीजिए, लेकिन वो अपनी बात कहने पे लगे हुए थे। पूरा वर्क कल्चर, पूरी कार्य संस्कृति पंचम तल की उनके उस शासन काल में, और जो भी हो एकदम ओपन हो जाता है पंचम तल में आने जाने का, वहां ऐसा ही हो जाता है। इस समय भी मुख्यमंत्री जी सबसे मिलते हैं, जन दर्शन भी करते हैं जनता का, बड़ी भीड़ होती है, विभिन्न जातियों के, धर्मों के लोग वहां पे जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, उसमें नहीं, लेकिन कार्रवाई भी की जाती जो है। शंका जाहिर की जा रही विपक्षियों की तरफ से, वो तो सीधा यही आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री को शिकायतें ना सुनने मिले, इसीलिए पाबंदी लगा दो, और पास तभी बनेगा ना जब ऊपर से आदेश होगा, तभी पास भी बनेगा। सर, हम लगातार चर्चा करेंगे, हम लगातार चर्चा करेंगे। अच्छा जी, मेरा एक निवेदन है, एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा एक निवेदन है, आप अपने रिपोर्टर से कहिए, आप अपने एक आदमी को लगाइए, जितना ज्यादा योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में लोगों से मिल रहे हैं, इतना इसके पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं मिला। सर, हम उसकी भी पड़ताल करेंगे, बेफिक्र रहिए। जी शुक्ला जी, एक बात आपको बताना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री से हमेशा जब मुलाकात होती है तो मुख्यमंत्री के परमिशन के बाद ही होती है। पंचम तल पे जो ये पूर्व एमएलए और पूर्व एमपी जाते हैं,
जब ये लोग जाते हैं तो ये मुख्यमंत्री से मिलने के लिए नहीं जाते हैं। प्रमुख सचिव सारे उसका वहीं बैठते तरीका हैं। ये होता है, जितने उनके सचिव, प्रमुख सचिव और विशेष सचिव होते हैं उनके पास जो लंबित फाइलें होती हैं, जिन काम के लिए मुख्यमंत्री आदेशित कर चुके होते हैं, उनकी जांच पड़ताल करने जाते हैं। भाई ये पत्रावली की क्या पोजीशन है। कभी कभी कोई बीमार आदमी होता है, उसके लिए क्या कहते हैं, एक राशि दी जाती है, उस राशि के बारे में पता करने जाते हैं। साधारण आदमी वहां नहीं पहुंच सकता है, लेकिन ये जनप्रतिनिधि जाके उनका काम हल्का करते हैं। इसलिए ये अचंभित हो रहा है कि जनता को इससे परेशानी होगी। मुख्यमंत्री से मिलने की परमिशन जब तक मुख्यमंत्री नहीं देंगे, मिलेंगे ही नहीं। प्रतिनिधि जाते हैं वो भी जिस अधिकारी से उनका काम होगा, यदि उसको फोन करेंगे और वो अधिकारी उनको बुलाएगा, और बुलाएगा तो पास अपने आप इशू हो जाता है। हाँ, तो अब वो एक परिपाटी आपने बना देना उसको कि भाई आप ऑर्डिनरी आदमी हैं, सबकी तरह से आइए, परमिशन हमारे पास समय हो बुलाएंगे, नहीं तो आपको किनारे कर देंगे। चलिए ठीक है, हम लगातार जो इसके और भी तमाम पहलू हैं, के शुक्ला जी, जवाब आप ही को देना है। देखिए, जवाब आप ही को देना है। सपा का भी सवाल आपसे है, कांग्रेस का भी है। हमें बहुत सी परिपाटी ऐसी बनाएंगे जो आपको खलेंगी, ठीक है जो सर। सपा के हमारे मित्र ठीक को है। खलेंगी। देखिए, ये आप ही के पार्टी के लोगों का दर्द होगा, हम लोग कोई दर्द नहीं है, हमें नहीं मिल रहा है आपसे। इसमें आपत्ति क्या है आपको? ठीक है, इसमें परेशानी ठीक क्या है। किसी गोविंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अरे दरअसल भाई, ये सवाल भी इसलिए उठ रहा है कि ठीक है, सरकार अगर फैसला कर रही है कि काम में अड़चन ना हो, और इस तरह की जो दिक्कतों की बात अभी के शुक्ला जी पिछली बार की बता रहे हैं, अधिकारी उसका जवाब ये देगा। फैसला आपको नहीं लगता कि वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देगा या फिर वीआईपी कल्चर को जी खत्म नहीं, करेगा? क्या ये लगेगा? कार्य संस्कृति शुक्ला जी, मैं आपके को पास बढ़ावा आऊंगा। देने के सर, लिए। अपनी बारी का इंतजार कीजिए, मैं आऊंगा। गोविंद जी, जिस तरह से इस फैसले को लागू किया गया है, ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक फैसला है, और कहीं न कहीं जो जिस तरह की बीजेपी की सरकार थी, जो शुरू में दावे किए गए थे कि ये सारे लोगों की सरकार है, जनता के दुख दर्द को सुनने वाली सरकार है, और खुद मुख्यमंत्री के बारे में जैसे कहा जाता है कि वो जनता के सबसे बड़े सेवक हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सेवक हैं, तो मुझे लगता है कि उस भावना के भी खिलाफ है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा मजबूत हो, इसमें किसी को कोई सवाल नहीं उठता। ठीक बात। मुख्यमंत्री से मिलने में लोगों को सुरक्षा जांच से गुजरना पड़े, इसमें कोई सवाल नहीं उठ सकता। लेकिन जो जैसा ओंकारनाथ जी ने भी कहा कि पंचम तल में मुख्यमंत्री हमेशा बैठते हैं, ऐसा नहीं होता। मुख्यमंत्री तो एक परंपरा पिछले कुछ वर्षों में बन गई है कि वो अपने सरकारी आवास जो उनका है वहां से ज्यादा काम करते हैं, कभी कभार पंचम तल पे आते हैं। पंचम तल पे मूलतः जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है वो वहां मौजूद रहती है, और जो लोग वहां जाते हैं उनमें से ज्यादातर लोग अपने ऐसे काम जो किसी जनप्रतिनिधि की हैसियत से, जनता के नुमाइंदे की हैसियत से कोई काम होते हैं, उन कामों की ठीक से पैरवी कराने या उन चीजों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें, इसकी छानबीन करने और इसके लिए जाते हैं। पंचम तल के जरिए भ्रष्टाचार भी होता है, पंचम तल के जरिए पक्षपात भी होता है, अपनों को फायदा पहुंचाने की कोशिश भी होती है। ये हम पिछली कई सरकारों में देख चुके हैं। लेकिन अगर किसी आदमी की एंट्री को रोक के आप ये कहना चाहते हैं कि हम भ्रष्टाचार रोक रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कोई तरीका नहीं है। अगर किसी आदमी को भ्रष्टाचार के लिए काम करना है तो वो अधिकारी से उसके आवास में भी मिल सकता है। एक लोकतांत्रिक भावना है कि आप विपक्ष को, पुराने विधायकों को उनको एक अधिकार है, उनको एक तरह की छूट है कि वो पंचम तल पे जा सकें, बातचीत कर सकें। उस पर अगर आप अंकुश लगाते हैं तो ये कहीं न कहीं लोकतंत्र की जो मूल भावना है उसके खिलाफ है। और मुख्यमंत्री जनता से जी जनता से मिलते हैं। जनता से मिलना एक अलग बात है, क्योंकि जनता से मिलना, आम आदमी की तकलीफें, सवाल वहां पर आते हैं, उन सवालों को फिर अगले स्तर पर तो अधिकारियों के पास ही वो बातचीत जाती है। मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में जनता दरबार की शुरुआत की थी। अपने सरकारी आवास में उन्होंने एक बड़ा हॉल बनाया था ताकि बारिश धूप में लोग वहां आ सकें। वो परंपरा धीरे धीरे खत्म होती चली गई। बाद के अखिलेश यादव ने कोशिश की, लेकिन बाद के दिनों में जो शिवपाल सिंह यादव है वो ज्यादा बेहतर तरीके से जनता की समस्या सुनते थे, मुख्यमंत्री नहीं सुनते थे। और मायावती के राज में तो चीजें बिल्कुल खत्म थी। आज जो प्रक्रिया लागू की जा रही है पंचम तल में सख्ती की, वो प्रक्रिया लगभग वैसी ही है जैसी मायावती ने अपने शासनकाल में शुरू की थी, जब लोग पंचम तल को देख भी नहीं सकते थे, जाना तो दूर। आज भी चौथे तल तक आप
लिफ्ट से जाएंगे, उसके बाद सीढ़ियों से जाएंगे। ये जो परंपरा है ये मायावती के काल की याद दिलाती है, और मायावती के काल को खुद बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का काल कहते थे। तो अगर इस तरह का कोई भी काम सरकार कर रही है तो कहीं न कहीं वो लोकतंत्र की मूल भावना के प्रतिकूल है। सुरक्षा आप बेहतर करें, किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, आप लोगों के मिलने का समय तय करें, व्यवस्था को ठीक करें, ये एक बात है। लेकिन आप अंकुश लगाएं तो दिखता है कि कुछ न कुछ दाल में काला है या कुछ न कुछ अलोकतांत्रिक हो रहा है। के शुक्ला जी क्या जवाब देंगे? जैसा अभी गोविंद जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर अगर इस तरह का कोई फैसला होता है तो आप ये तर्क तो नहीं दे सकते कि अगर सड़क हादसे ज्यादा हो रहे हैं तो रोड पर पाबंदी लगा दी जाए, लोग सड़कों पर उतरेंगे नहीं, हादसे होंगे नहीं। ये तरीका तो ठीक नहीं है ना। गोविंद जी बहुत पुराने पत्रकार हैं और कई मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल इन्होंने बहुत नजदीक से देखा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मायावती की तुलना, उनके कार्यकाल की तुलना आज के कार्यकाल से किस आधार पर की जा रही है। मैं मायावती जी से भी किसी संदर्भ में किसी के रेफरेंस से एक बार मिलने गया था। पूरे मुख्यमंत्री आवास पर मेरे अलावा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था। मुझे बिठा दिया गया था और उसके बाद एक पास बनाया गया और 2 आदमी लेकर के हमको बहन जी के पास तक गए थे। एक व्यक्ति वहां दूसरा नहीं था। हमने राजनाथ जी का भी देखा, बहुत नजदीक से देखा, कल्याण सिंह जी को भी देखा। लोग मिलते थे और वो भी सबसे मिलते थे। चूंकि ये जो पास की व्यवस्था है इसमें हमें कोई वो नहीं लग रही है कि अगर आप, मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा हम मिलेंगे नहीं, ये नहीं कहा कि अधिकारी से आप मिल नहीं सकते। आपको चाहे आप कोई हो, अपना रेफरेंस दीजिए, अपना पास के लिए लिखिए मैं मिलना चाहता हूं। अगर वो अधिकारी आपको मोबाइल में ही सारी जानकारी दिए दे रहा है या आपको बुला रहा है, आप चले जाइए, आपका गेट पर ही पास मिल जाता है। पास लेके आप पंचम तल में चले जाइए, चौथे तल में चले जाइए, जहां आपको जाना हो वहां जाइए, उस अधिकारी से मिलिए और चले आइए। इसमें कौन सी ऐसी परेशानी, मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूं। ठीक है ओंकारनाथ सिंह जी, डिजिटल इंडिया के बाद शायद डिजिटल यूपी की बात कर रहे हैं के शुक्ला जी। शुक्ला जी ने मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को बहुत करीब से नहीं देखा। ठीक है सर, सूचना प्राप्त करने के। ठीक है सर, एक बात मैं और आपसे निवेदन कर दूं, आपने भूमिका में ये कहा था कि उनके लिए वहां पर लकड़ी का सोफा, भाटी जी ने कहा था एक सोफा चलता है, एक वो चलता है, एक वो चलता है। तो मैं आपको अच्छे जी बता दूं जी, मैं बहुत छोटा था, मेरे यहाँ स्वामी नारदानंद सरस्वती महाराज जी आए थे। तो वो जब आए थे तो उनके साथ उनका बिछौना भी आया था, जो हमारे यहाँ के तखत पर बिछाया गया था उनके शिष्यों द्वारा। और वो तो योगी जी बतौर मुख्यमंत्री पहुंचे थे कि बतौर योगी पहुंचे थे, ये तय कर देना चाहिए ना मुख्यमंत्री के साथ कि एक महंत के नाते योगी जी पहुंच रहे हैं या एक प्रदेश के मुखिया के नाते पहुंच रहे हैं। लकड़ी के अरे जो जनता के, शुक्ला जी, जो जनता के बिछौने पे नहीं बैठ सकते उन्हें मुख्यमंत्री बनने का अधिकार क्या है? वो नहीं बैठते हैं। जो जनता के बिछौने पे बैठ नहीं सकते, जनता की थाली में खा नहीं सकते, शुक्ला जी, उन्हें मुख्यमंत्री बनने का ना अधिकार किसने दे दिया? बन पा रहे हैं, ना योगी बन पा रहे हैं। इसमें राजतंत्र नहीं है, शुक्ला तंत्र है यहाँ पे। शुक्ला जी, योगी भी बन जाएंगे। ये पंडे पुजारी अपनी पूजा करें, ना वो मुख्यमंत्री बन पा रहे, ना योगी बन पा राजकुमार भाटी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हम शुक्ला जी, भाषा की मर्यादा को हम बना कर रखें। शुक्ला जी सुन लें, पंडे पुजारी को सम्मानित समझें। शुक्ला जी, इसके पहले देखने को नहीं किसी को मिलेगा। मेरा निवेदन सुन लें, मेरा निवेदन, न तो मुख्यमंत्री ही बन पा रहे हैं, न तो वो योगी ही बन पा रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। आप जितने गुरुओं को देखिए, जितने भी आश्रम हैं और जिनके भक्त हैं, सवेरे 7 बजे से बैठ के 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से बैठ के शाम के 7 बजे तक, और उसके बाद उनका प्रवचन होता है, वो भी नहीं किया उन्होंने। और आप कहते हैं कि बिछौना लेके जाते हैं, बिल्कुल ठीक, बिछौना लेके जाइए, कोई आपत्ति नहीं है। कूलर लगाने के लिए और कालीन बिछाने के लिए किसी के घर में कोई मरा है, शहीद हुआ है, और आप जो है जाके उसका सजा रहे हैं उसको कि वहां मुख्यमंत्री आएंगे। अरे उनका एक तौलिया ले जाके लगा देते, उनका एक बिस्तर ले लगा देते। उनके यहाँ क्या तखत नहीं रहा होगा, उनके यहाँ कुर्सी नहीं रही होगी। क्या तमाशा कर रहे हैं आप? विपक्ष को भी आपत्ति इस बात की है कि सीएम हाउस से तो एसी तखत डाल देते हैं, साधुओं के साथ एसी भी वहां चलते पर हैं क्या? सोफे एसी चलते हैं, एसी भी लगे थे, एसी भी चलते हैं साधुओं के साथ। ओंकार नाथ जी, आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब देवरिया में एसी और सोफा लगाया गया था तो मुख्यमंत्री जी ने उसी समय
उसी समय जब उनके संज्ञान में बात आई कि ये वहां पर अधिकारियों द्वारा किया गया है, तो उन्होंने इसका बहुत पुरजोर रूप से अधिकारियों को बुलाकर कहा था कि इस तरह का काम अगर सर, पुनरावृत्ति क्यों हुई? कार्रवाई की ये जाएगी। दोहराव क्यों? के शुक्ला जी, क्योंकि अगर ये वहां पे हुआ था तो इसका मतलब उनका असर नहीं है अधिकारियों के लिए अधिकारियों एक पे। सामान्य चीज होगी कि इसका जब कभी मतलब कभी उनका मुख्यमंत्री असर कहीं नहीं है जाए तो उसके लिए अधिकारियों पे। व्यवस्था करने के आदि रहे होंगे, और ये उसी आदत में कर रहे हैं। लेकिन इसका उन्होंने संज्ञान लिया। अभी एक चैनल के कार्यक्रम में परसों ही ताज होटल पर यह सवाल मुख्यमंत्री से किया गया था। शुक्ला जी, उन्होंने कल कहा से ऐसा हुआ कोई कल। भी अधिकारी यदि इस तरह के कार्य करेगा तो उसके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई करेंगे। सर, कार्रवाई कहाँ हुई? पत्र देंगे। के शुक्ला शुक्ला जी, हम क्यों याद दिला रहे हैं? अगर कार्रवाई हो गई होती तो लगता कि भाई सरकार गंभीर थी इस मसले पर। कार्रवाई तो नहीं हुई। ये कल क्यों हुआ? कल आपकी पार्टी के एक प्रवक्ता एपीएन के मंच पर इस बात का भरोसा देकर गए कि योगी जी इस मामले पर बहुत गंभीर हैं और एक्शन बहुत जल्द होगा इस पर। बिल्कुल गंभीर है, मैं आपको बता रहा हूँ। सर, जब आपके कार्रवाई यहाँ नहीं का होगी, मुझे विषय इस दिया तरह का गया, दोहराव बार बार होगा, जब फिर आप आपके कहेंगे कि यहाँ नहीं, का- सरकार गंभीर है। जब आपके यहाँ का मुझे विषय दिया गया तो मैंने खुद ही योगी जी के ट्वीट पर यह पूरा प्रकरण ट्वीट किया और हमने कहा इस पर वो होना चाहिए। अभी उसका जवाब मुझे नहीं आया, लेकिन वो उत्तर आते हैं। जब उत्तर आएगा तो मैं वो ट्वीट आपको भी फॉरवर्ड कर दूंगा। तो सर सोचिए, जब निश्चित पार्टी रूप से प्रवक्ता कार्रवाई पार्टी के होगी। नेता होने के नाते आपके ट्वीट पर संज्ञान कितनी देर में होता है, तो आम जनता की भी बात भी सोचिए। राजकुमार भाटी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अच्छा जी, क्या देर में नहीं सरकार पर होता है। वीआईपी कल्चर अभी हावी हो 3-4 चुका है? मुझे विषय बताया गया है सर, और सर, 4-4:15 बजे सर, विषय मैंने आपके सूबे से जुड़े हुए हैं। 4 बजे करीब ट्वीट किया के होगा। शुक्ला जी, विषय आपके सूबे से जुड़े हुए हैं, चुनौतियों से आप लोग अनभिज्ञ नहीं हैं, अनजान नहीं हैं। राजकुमार भाटी, देखिए, आपने जो आज अक्षय जी विषय उठाया है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत चिंताजनक है। लेकिन के शुक्ला जी विषयांतर कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री से किस तरह मिला जाता है, मुख्यमंत्री से मिलने की परमिशन कैसे होती है, उस पर उन्होंने केंद्रित कर दिया विषय को। विषय ये नहीं है, पंचम तल पे केवल अकेले मुख्यमंत्री नहीं बैठते, पंचम तल पे तमाम प्रमुख सचिव बैठते हैं और लोगों को वहाँ काम पड़ते हैं। आम जनता किससे कहेगी? अपने काम के लिए जनप्रतिनिधियों से कहेगी, और जनप्रतिनिधि खुद लाचार हो जाएंगे। इन्होंने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि एक फोन करिए और आपका पास बन जाएगा। पास इतनी आसानी से नहीं बनते। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को आप एक पीएस के से रिक्वेस्ट करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, वहां बैठना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। पीएस फोन सुनते हैं, पीएस से रिक्वेस्ट करेंगे हमारा पास बनवा दीजिए सर। यह जनता के प्रतिनिधि का अपमान है और जनता का अपमान है। और यह निश्चित तौर पर आपने अभी कहा कि रिश्वतखोरी कम होगी, रिश्वतखोरी को, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा और ये तानाशाही को बढ़ावा देगा। नहीं तो जनता, आपको क्या लगता है राजकुमार भाटी की ये फैसला अपने लोगों की शिकायतें हैं या फिर विपक्षी पार्टियों के जो जनप्रतिनिधि हैं पूर्व, कि उनकी बात ना सुनी जाए, इस मकसद से इस तरह का फैसला हुआ? नहीं, देखिए, जिस लेवल पे ये स्तर पे, जिस स्तर पे ये कार्रवाई है पंचम तल की, जहां तक बात है, वहां पक्ष विपक्ष होता ही नहीं है। सच्चाई तो ये है, वहां पर पार्टी का आदमी नहीं देखा जाता, वहां जनप्रतिनिधि देखे जाते हैं। कोई भी विधायक हैं, सांसद हैं, सबका बराबर सम्मान होता है, सबको वहां सलूट मिलते हैं, सब जाते हैं खूब। तो मैं तो ये तो नहीं कहता कि पार्टी देख के किया इन्होंने, लेकिन गलत फैसला किया। अपनी पार्टी के लोगों का भी अपमान किया है, अपनी पार्टी के लोगों का, जनप्रतिनिधियों का भी अपमान है, ठीक है, और विपक्ष का भी अपमान है। गोविंद जी, क्या अधिकारी सरकार की मंशा को अब तक नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं अक्षय, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो चतुर ब्यूरोक्रेसी है वो सरकार के मंशा तो समझ गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो ब्यूरोक्रेसी है उसको इस बात की महारत है कि वो सरकार को अपनी मंशा से चलाती है। और उत्तर प्रदेश में भी मुझे लग रहा है कि चीजें इसी दिशा में जा रही हैं। जब अखिलेश यादव की सरकार आई थी, एक बड़े नए उजाले और नई उम्मीदों की सरकार थी। अखिलेश यादव ने शुरू में अपनी सुरक्षा कम की थी, वो लोगों से मिलने के तरीके उन्होंने बहुत आसान कर दिए थे और चीजें ऐसा लगता था कि ज्यादा लोकतांत्रिक दिशा में जा रही हैं, मायावती की सरकार के बिल्कुल उल्टे। लेकिन कुछ ही हफ्तों में ब्यूरोक्रेसी ने उनके आसपास इस तरह का शिकंजा कसा कि जो ब्यूरोक्रेसी को सूट करता था वही आवाज अखिलेश यादव तक पहुंच सकती थी। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी कोशिश कहीं इसी दिशा में चल रही है। यहां पर अभी चर्चा हुई कि मुख्यमंत्री जब पहले एक शहीद के घर में गए तो एसी लगाए गए, फर्नीचर नया लाया गया, ये आया, तमाम चीजें हुई, बड़ी किरकिरी हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद ये कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेस नोट भी उसका सरकार की तरफ से आया था कि कड़ी कार्रवाई होगी, जो लोग ऐसा करेंगे इसको कतई सहन नहीं किया जाएगा। उसके बाद दूसरी घटना हुई, मुख्यमंत्री कहीं गए तो
लोगों को, गरीबों को, दलितों को साबुन दिए गए, शैम्पू दिए गए कि नहा धो के आइए। फिर तीसरी घटना हुई, स्कूल में एक मुख्यमंत्री गए तो सारा फर्नीचर बदल दिया गया, सब कुछ बदल दिया गया। और फिर ये जो चौथी घटना, ये तो बहुत ज्यादा अशोभनीय घटना है कि एक शहीद के घर में मुख्यमंत्री को अगर जाना है तो रंगाई पुताई वहां कराई जाए। ये शर्मनाक है, ये योगी परंपरा के खिलाफ है। आप योगी हैं, आप लकड़ी की कुर्सी पे बैठते, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए एक लकड़ी की कुर्सी चली जाएगी, लेकिन किसी शहीद के घर में अगर आप मुख्यमंत्री को आना है, वहां रंगाई पुताई कराई जाती है, तो ये उस परिवार का अपमान है। आप सांत्वना नहीं दे रहे, आप उस परिवार की बेइज्जती कर रहे हैं, उस शहीद का अपमान कर रहे हैं। और अगर मुख्यमंत्री ऐसी घटना के लिए पहले टोक चुके हैं, कड़ा संदेश दे चुके हैं ब्यूरोक्रेसी को कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बाद ये घटना होती है, तो फिर जवाबदेही किसकी है? क्या असफल मुख्यमंत्री को माना जाए या असफल ब्यूरोक्रेसी को माना जाए? मुख्यमंत्री का संदेश अगर ब्यूरोक्रेसी सही तरह से नहीं ले रही है तो जिम्मेदारी किसकी है? मुख्यमंत्री को इस मामले में अगर वो आगे चीजों को ठीक करना चाहते हैं तो उनको कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, सजा देनी चाहिए ऐसे लोगों को। सवाल सर इसी बात को लेकर उठ रहा है कि अगर कार्रवाइयां हुई होती तो शायद इस तरह की गुस्ताखी देखने को ना मिलती, गुस्ताखी या फिर कहें चापलूसी। अक्षय जी, ये अनुभव निश्चित रूप से इसका संज्ञान लिया जाएगा और बहुत अच्छी बात आपने कही कि मुख्यमंत्री ने कड़ा संदेश दिया है। तुगलकाबाद जाएगी स्टाइल में, कभी इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो उचित पहले ठीक है शुक्ला जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश भवन, उत्तर प्रदेश जो यहाँ पर क्या सदन है उसका आरक्षण लखनऊ से हुआ करता था, सचिवालय से राष्ट्रपति विभाग के। अब एक आदेश आज जारी कर दिया गया, अभी आज ही मैंने अखबार में पढ़ा कि अब उसका दिल्ली जो स्थानीय आयुक्त कार्यालय है, रेजिडेंट कमिश्नर का ऑफिस, वहां से अलॉटमेंट होगा। बलिया का एमएलए, बलिया का एक्स एमएलए, बलिया का अधिकारी दिल्ली पहले अलॉटमेंट के लिए रिक्वेस्ट करेगा और फिर दिल्ली से अलॉटमेंट के लिए 10 से 5 के बाद फिर कोई सुविधा नहीं है कि पहले व्यवस्था अधिकारी को नोट करा दिया जाता था, वो भी नहीं। अब जब वहां से अलॉटमेंट जाएगा तब उनको कमरा मिलेगा। तो आप बताइए ये आदेश की वजह से क्या होगा कि एकदम क्योस हो जाएगा। और वहां जो व्यवस्था अधिकारी है वहां पर भी उत्तर प्रदेश भवन में वो बेचारा रोज मार खाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, सबसे होगा उसका। ये आदेश है। अच्छा, इसको जानकारी अगर होती है कि हाँ ये कभी हुआ था, ये एक बार जब वीर बहादुर सिंह जी थे तो उन्होंने किया था, 3 महीने में वापस लेना पड़ गया था जी। तो ये सब जो नादिरशाही आदेश है, ये अनुभवहीनता का परिणाम है कि जो मन में आता वही कर देते, जहां जाते वही कर देते हैं। बताइए, अभी आज ही कह रहे हैं हम इंसेफ्लाइटिस को चैलेंज ले रहे हैं। अरे भाई, क्या चैलेंज ले रहे हैं आप उसको ठीक कीजिए। चैलेंज क्या लेने से होता है? चैलेंज लेने से रुक जाएगा? बिना चैलेंज के आप बताओ कि हाँ ये बताओ कि 6 महीने के अंदर एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ, तब तो समझ में आता है चैलेंज क्या होता है हर चीज की। यानी आपको लग रहा है कि सिर्फ जुबानी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आप लोग आरोप लगाते रहे। के शुक्ला जी, आपको नहीं लगता कि चापलूसी करने वाले ऐसे कुछ अधिकारियों, कुछ की बात कर रहा हूं, बहुत ईमानदार अधिकारी प्रदेश में हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई ना करके क्यों फजीहत सरकार करवा रही है अपनी? देखिए अच्छे जी, निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी और इस पे कड़ी कार्रवाई होगी। जहां तक योगी जी के सादगी के प्रश्न पर आपने प्रश्न उठाया, योगी जी ने सारे एसी मुख्यमंत्री आवास से हटा दिए। असल में ओंकार जी को और भाटी जी को ये समझ में नहीं आता है। नहीं तो ये वही एसी है क्या जिनका इस्तेमाल गाये बगाए हो रहा है? के शुक्ला जी, आवाज से हटा दिए, ये वही एसी है क्या जिनका इस्तेमाल दौरों पर होता है? योगी जी ने कार नहीं लेने से मना कर दिया। चर्चा इसकी होनी चाहिए। योगी जी सर, चर्चा तो हम करें के शुक्ला जी, चर्चा जो आप लोगों ने संकल्प पत्र में वादे किए उस पर होनी चाहिए, लेकिन अफसोस उस पर नहीं हो पाती है। जो सादगी की चर्चा होनी चाहिए, ईमानदारी की, क्योंकि इन लोगों को बेईमानी का इतना ज्यादा आनंद आ रहा था। जब भी अभी ओंकार जी ने यूपी भवन में और यूपी सदन में ठहरने की बात करी, मेरा भी अनुभव है। मैं कभी यूपी सदन में जब भी गया हूं तो मैंने देखा जिसकी भी सरकार होती है उसके जो पात्र नहीं है वे कार्यकर्ता भी वहां डेरा डाले हुए हैं और एक एक कमरे में एक 3 दिन का नियम है, लेकिन वो 10-10 दिन रहते हैं। बहुत कम किराया था। ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने किराया बढ़ा दिया।
अगर आप एमएलए नहीं है तो आपको 1500 रुपया रोज का कमरा मिला। उस समय उन्होंने कुछ ज्यादा किया था। नहीं, अब आपका आके इशारा 1500 समाजवादी पार्टी की तरफ से हो था। गया। राजकुमार भाटी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं आपको। मैं सारे जो भी राजनीतिक दल रहे हैं, एक कांग्रेस के, अब मैं नाम लेके बता दूं, एक कांग्रेस के नेता सर, कांग्रेस तो खुद ही कह रही है 27 साल यूपी बेहाल का नारा लगाती रही है, 27 साल से सत्ता में नहीं है। के शुक्ला जी को मैं बताना चाहूंगा कि आप योगी आदित्यनाथ जी की सादगी या ईमानदारी किसी मुख्यमंत्री की या किसी सरकार की नहीं हो पाएंगी। वो दिखनी चाहिए, सादगी और ईमानदारी दिखनी चाहिए, कहने से नहीं चलती। आप कहे जहां बहुत सादगी है, बहुत सादगी है, बहुत ईमानदारी, बहुत ईमानदारी। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में बिजली सप्लाई के लिए बजाज हिंदुस्तान से कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। शुक्ला जी सुन लीजिए, बजाज हिंदुस्तान से कॉन्ट्रैक्ट किया गया है 7 रुपए 25 पैसे प्रति यूनिट में, जबकि 4 कंपनियां 5 रुपए 10 पैसे, 5 रुपए 5 पैसे, 5 रुपए 6 पैसे में बिजली देने को तैयार थी। 2 रुपए 50 पैसे फालतू में बिजली ली जा रही है। 160 करोड़ रुपए का घोटाला, एक साल में 160 करोड़ का नुकसान उत्तर प्रदेश सरकार को होगा। पहला घोटाला योगी सरकार का। तो ईमानदारी कहने से ईमानदारी नहीं होती है, ईमानदारी हमारे आचरण में होनी चाहिए। के शुक्ला जी, भाटी जी आपने बहुत बढ़िया रहस्योद्घाटन किया है। मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं, आप वहीं नोएडा में हैं, एक रिट लगा दीजिए कोर्ट में, बिल्कुल लगाएंगे, घोटाले के सबूत पेश कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल लगाएंगे। ये तो खुला शीशे की तरह टेंडर आएंगे उनके। हो जाएगा। हमने जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने तमाम घोटाले खोले थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आप भी चले जाइए कोर्ट में और योगी जी के उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में, विपक्ष में एक रिट दाखिल कर दीजिए। के शुक्ला जी, मुझे प्रतीक्षा कीजिए, जब घोटाले होंगे तो खुलेंगे भी। प्रतीक्षा कीजिए। के शुक्ला जी, कोई भी ठेका, कोई भी खरीद फरोख्त सब टेंडर के माध्यम से होगा, ई टेंडर के माध्यम से होगा। जो सबसे कम, जो सबसे अच्छा होगा उसको दिया जाएगा। कहीं कोई घोटाला नहीं। अगर आपको लग रहा है घोटाला, असल में आप लोगों के इतने ज्यादा घोटाले मैंने तो आपको नाम लेके बता दिया, रेट बता दिया। ठीक है। जहां पर भी शक हुआ है वहां पर अगर इस तरह की कोई बातें हैं तो शुक्ला जी उस पर जिम्मेदारी सरकार की भी है कि वो इस पर निगरानी करे। आपको नहीं लगता कि बहस जिन मुद्दों पर होनी चाहिए, आप लोगों के संकल्प पत्र में इतने वादे हैं। सर, सवाल तो सुन लीजिए शुक्ला जी, कोर्ट कचहरी तो खूब होती रहती है, आप लोग भी करते थे। अब विपक्षियों के पास मौका है, वो भी करेंगे अगर इस तरह की कोई चीज होगी। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि प्रदेश में और भी बड़ी चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना है? क्या उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है? गुंडा राज का सफाया करने का वादा था, ये सब बढ़ता जा रहा है। किसानों की खुशहाली का वादा था, किसानों की स्थिति देख रहे हैं। भ्रष्टाचार से आजादी, क्या पंचम तल पर पाबंदी लगाने से हो जाएगी? भेदभाव मुक्त प्रशासन, ये तमाम बड़ी चुनौतियां आपको नहीं लग रहा है कि सरकार के सामने? निश्चित रूप से इतनी ज्यादा पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जितना समस्याएं खड़ी की गई हैं, उनके निस्तारण में और उनके पटरी को लाइन पे लाने में बहुत समय लगेगा, बड़ी ऊर्जा लगेगी, बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन काम उसी दिशा में किया जा रहा है। 2018 तक हर गांव को रोशन करने की संकल्प है। पहले आज नोएडा में बिजली दे लीजिए, 2018 रोशन गांव छोड़िए, नोएडा में बिजली नहीं दे पा रहे हैं आप। क्या शुक्ला जी बात कर रहे हैं? हर 10 मिनट में बिजली चली जा रही है। बैठे अक्षय जी बताइए, लखनऊ शहर में जहाँ बिजली हर वक्त जाती रहती थी, अगर आज बिजली जाती है तो तुरंत आ भी जाती है। हवा में मत उड़िए, हवा में उड़ने से काम नहीं चलेगा, काम कीजिए। वो कारण खत्म हो। ठीक है शुक्ला जी, अभी आपने एक बात का जिक्र किया कि विरासत में हमें गड़बड़ व्यवस्थाएं मिली हैं। मैंने गांव के लोगों से पूछा बिजली के क्या समस्या है, बोले पहले से ज्यादा बिजली मिल रही है। सर, शहरों का भी पता कर लीजिए, हर दिन भर में। शुक्ला जी, शहरों का भी पता कर लीजिए जहाँ 4 घंटे ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है। गांव के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं बिजली के लिए, उन्हें अच्छी बिजली मिल रही है तो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? बिजली की हालत, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। बिजली की हालत पहले से सुधरी हुई है। सर, एनसीआर रीजन में आकर पता कीजिए तो स्थिति का अंदाजा आपको खुद लग जाएगा। गोविंद जी, जो तर्क अभी के शुक्ला जी की तरफ से दिया जा रहा है, क्या ये बचाव के लिए काफी है कि विरासत में हमें इतनी अव्यवस्थाएं मिली हैं? क्या इनसे बचाव हो जाएगा? आपको पता नहीं था? सालों से न तो तार बदले गए, न बिजली का कोई उत्पादन केंद्र बनाया गया। अक्षय, जो विरासत में चीजें मिलनी हैं, ये जो बात है, काफी हद तक चीज इसको सही माना जा सकता है। पिछले 2 सरकारें जो थी, उनका जो तरीका काम करने का था, उसमें
जिस तरह से चीजें हो रही थी, हो सकता है कि उसकी वजह से एक खास तरह का अधिकारियों का काम करने का तरीका हो, एक खास तरीके का पुलिस का काम करने का तरीका बन गया हो। और ये भी किसी से छिपा नहीं है कि पिछली 2 सरकारों में जो ब्यूरोक्रेसी और पुलिस और दूसरे तमाम महत्वपूर्ण विभाग थे वो एक पार्टी विशेष के तौर के लिए ज्यादा काम करने के लिए जाने जाते थे, आम जनता के लिए नहीं जाने जाते थे। लेकिन ये सब सवाल उस वक्त बेमानी हो जाते हैं जब उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आप चुनाव के वक्त दावेदारी कर रहे थे कि हम इन सारी व्यवस्थाओं को खत्म करके एक नई व्यवस्था लाएंगे, आप लोग हमको इसलिए वोट दें कि हम ये सुधार करेंगे। एक लंबा चौड़ा ग्लॉसी पेपर में एक संकल्प पत्र छापा गया था जो अभी भी सरकार की परंपरा बदली नहीं है। सरकार एक तरफ कहती है कि हम बहुत फिजूल खर्ची रोकने की बात कर रहे हैं, सरकार जो किसानों को जो ऋण माफी है उसको फिजूल खर्ची रोक के हम कवर करेंगे। मुख्यमंत्री ने बहुत सारी चीजों में फिजूल खर्ची रोकने की बात की है, लेकिन अभी 100 दिन की उपलब्धियां या 100 दिन की विफलताओं पर जो एक पुस्तिका जारी की गई थी वो भी वैसे ही ग्लॉसी पेपर में थी। जो 10 रुपए की किताब हो सकती थी वो 150 रुपए की किताब छापकर उपलब्धियां बताई गई। तो आपने सीखा क्या, आपने किया क्या? आपको जिन सवालों को ठीक करने के लिए लाया गया था, इन 100 दिनों में, इन 150 दिनों में, इन 125 दिनों में आप उस दिशा में कितना आगे जा रहे हैं? आपके तमाम फैसले ऐसे दिखते हैं कि उसमें या अंतर्विरोध है या लोगों की समस्याएं बढ़ती हैं। सरकारी कर्मचारियों को एक तरफ आपको पता है कि सरकारी कर्मचारियों को साथ लेकर बेहतर शासन चलाना इनको साथ लिए बिना संभव नहीं है। दूसरी तरफ एक शासनादेश आप जारी कर देते हैं, 50 साल की उम्र, उसके बाद आपकी छानबीन होगी, 1 महीने से भी कम का नोटिस है, 31 जुलाई तक आपके आचरण, और एक कंफ्यूजन पैदा होता है। यही काम अगर जो कर्मचारी संगठन है उनको विश्वास में लेकर उनसे बातचीत करके उनके बीच में इस बात को रखा जाता कि अच्छी गवर्नेंस के लिए हम ऐसा करने जा रहे हैं, तो किसी को आपत्ति नहीं होती। लेकिन आज स्थिति है, और सोमवार के बाद शायद और चीजें बिगड़ेंगी। जितने सरकारी विभाग हैं, सब विभागों के कर्मचारी इस पर आंदोलित हैं। हड़तालों की बात है, धमकी की बात है, तमाम तरह की आशंकाएं लोगों के मन में पैदा हो रही है। वो काम करने के बजाय भटक रहे हैं। दूसरी तरफ आप डॉक्टरों के लिए आपने कहा कि पहले 60 की उम्र थी और 62 तक वो काम कर सकते थे, अब आपने 62 साल उनकी इच्छा के विपरीत उन पर लाद दिया कि नहीं 62 साल तक आप काम करेंगे। पुलिस को आप हर हफ्ते आप नया प्रयोग कर रहे हैं, हर हफ्ते आप पूरी मशीनरी बदल रहे हैं, हर हफ्ते आप नए नियम ला रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि व्यवस्था अगर खराब मिली भी थी, आपने वादा किया था कि हम उस व्यवस्था को सुधार कर एक नई व्यवस्था लाएंगे, लेकिन आपके इतने दिनों का जो कामकाज है उससे ये कहीं नहीं दिखता कि आप नई व्यवस्था लाने में सफल हो रहे हैं और उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आप ट्रायल एंड एरर का जैसा काम कर रहे हैं जिसमें पता नहीं क्या होगा, आपको भी शायद पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल वक्त है उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए भी और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी, क्योंकि उसकी उम्मीदें, जहां जिन उम्मीदों पर उसने वोट डाला था उन उम्मीदों की दिशा में सरकार बढ़ती दिख नहीं रही। कोशिश भले ही सरकार की हो, लेकिन उसका असर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, बिगड़ी व्यवस्थाओं के नाम पर चिंतित होना चाहिए और समझना चाहिए। रोना रोकर ये तो नहीं कहा जा सकता कि व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं, इससे पल्ला झाड़ ले सरकार, ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन जो कंफ्यूजन की स्थिति की बात गोविंद जी कर रहे हैं, ओंकार नाथ सिंह जी, क्या सरकार कंफ्यूजन में है? उसे रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि हमें किस रास्ते पर चलना है? एक पर शुरुआत होती है और तुरंत रास्ता भटक जा रही। नहीं, सरकार टोटल कंफ्यूजन में है और संग में सरकार को अनुभव नहीं है शासन चलाने का। आप देखिए, मुख्यमंत्री का पहला काम होता है कि जो 70 जिले 72 जिले जो अभी आपके हैं, उन जिलों के डीएम और एसपी से नित्य एक बार तो आप कम से कम बात कीजिए। अगर आप नहीं रोज कर सकते हैं तो कम से कम 2 दिन में तो एक बार आपको बात करनी चाहिए। जब तक आप हर जिले के डीएम और एसपी को खुद नहीं जानेंगे, पहचानेंगे, तब तक वो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो लेवल बढ़ नहीं पाएगा। उसको मालूम ही नहीं कि मुख्यमंत्री जी जान ही नहीं रहे कि हम क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और जब वो मुख्यमंत्री जी से बात करता है डीएम एसपी, तो उसको मालूम हो जाता है कि मुख्यमंत्री चाहते क्या है और उसके हिसाब फिर वो कार्रवाई करता है। तो ये सबसे बड़ी चीज ये कि इनको कोई अनुभव नहीं है कि किस तरह से काम हो। पुराने चीफ मिनिस्टर्स थे, नारायण दत्त तिवारी जी थे, वीर बहादुर सिंह जी थे, पिछले समय में जब सबसे पहले कल्याण सिंह जी थे, ये सब लोग
बराबर डीएम और एसपी से बात किया करते थे और टेलीफोन मिला के रात के 11-12 बजे तक बात करते थे, रिपोर्ट लेते थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई अगर विशेष परिस्थिति होती तो डीएम उनसे परमिशन लेता था, उससे उसको काम करने में आसानी होती थी। जो लोकल पॉलिटिशियंस होते थे उनसे मोर्चा भी लेता था, क्योंकि उसको मालूम था कि हमारा जो मालिक है, जो हमको देखने वाला है, वो हमको चेक करेगा, हमको करेगा। तो ये सारी चीजों को चीफ मिनिस्टर को करना चाहिए। लेकिन अब उनके संग क्या है, वो बातें बहुत करते हैं, काम करने के लिए मिलते खूब है। ठीक कह रहे शुक्ला जी की मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मिलने के बाद रिजल्ट तो होना चाहिए ना। रिजल्ट तो कुछ हो नहीं रहा है। के शुक्ला जी, देखिए, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी राजू जी ने भी माना कि प्रदेश की हालत बिगड़ी हुई थी, पिछले 10 सरकारों ने कार्य संस्कृति को विकसित नहीं किया। अभी 3 महीने में आए हुए हैं। इस 3 महीने में सपा के हमारे मित्र बैठे हैं, कोर्ट के आदेश के बावजूद अवैध बूचड़खाने इसी प्रदेश में और लखनऊ में खुलेआम चल रहे थे। अभी भी चल रहे हैं, यहाँ एक इलाका है, अभी भी चल रहे हैं। हिबेट रोड देख लीजिए, लाजपत रोड देख लीजिए, कैसरबाग देख लीजिए, नरही देख लीजिए, सब जगह चल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? मालूम हो जाएगा कहाँ चल रहे हैं अवैध बूचड़खाने। अरे आप जाइए देखिए ना। सरकार ने सबसे आघात किया अवैध बूचड़खानों को रोकने नहीं, का। शुरुआत तो ठीक थी के शुक्ला जी, शुरुआत में तो किया, लेकिन उसके बाद किया गया, उसके बाद इसको लेकर कुछ सुर्खियां नहीं बनी। सड़क अभियान एंटी रोमियो स्क्वाड का और ये ज्यादा आता पता नहीं है। कुछ कारण से रोक दिया गया है बरसात की वजह से। अभी अगले महीने से गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएंगी। 3-4 महीने में बड़े व्यापक निर्णय लिए गए हैं। तो शुक्ला जी, किसने आपसे कहा था कि हर चीज आप टाइम बाउंड कर दीजिए? आपने कहा हम 1 महीने में ये कर देंगे, 15 दिन में ये कर देंगे, 20 दिन में ये कर देंगे। किसने कहा था? हमने तो खुद ही 6 महीने का समय दिया था कि डॉक्टरों की भर्ती नहीं 62 साल कर दी गई। क्यों कर दी गई? पिछले कई सालों से डॉक्टरों की भर्ती ही नहीं की गई थी। डॉक्टर कम थे, विशेषज्ञ डॉक्टर बहुत ही कम थे। तो अब डॉक्टरों को 2 साल की उम्र को बढ़ा करके उसको पूरा किया जा रहा है और बड़ी संख्या में वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती की जाएगी और डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाएगा। हर अस्पताल में डॉक्टर व्यापम वाले डॉक्टर पहुंच गए, तब क्या करेंगे? शुक्ला जी को मालूम ही नहीं है। डॉक्टर तो सीबीआई से पूछे, जिसने क्लीन चिट दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने रिट लगाने के बावजूद दिग्विजय सिंह के ये कहा कि नहीं, जांच से वो संतुष्ट है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है तो आप अपना रोक कहते रहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सीबीआई इंक्वायरी कर रही है वहां पर, उससे हम लोग संतुष्ट हैं। ठीक है, सीबीआई काम करती है। लेकिन शुक्ला जी, जो वर्तमान में परिस्थितियां आप प्रदेश में देख रहे हैं और जो सरकार की फिलहाल रणनीति है, आपको ऐसा नहीं प्रतीत होता? आप उत्तर प्रदेश के हालात को बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं कि अब रणनीति में परिवर्तन करना होगा। आपको महसूस हो रहा है ऐसा? निश्चित रूप से अक्षय जी, प्रदेश के हालात इतने खराब मिले हैं, समय दीजिए। आज 6 महीने बाद आपको ये किए हुए काम अभी तो बीज बोए जा रहे हैं, समय लगता है। लड़का भी 9 महीने में ही पैदा होता है। सर, तो ये बात पार्टी अध्यक्ष को समझाइए ना। जो पार्टी अध्यक्ष आपके चुनाव से पहले कहते हैं कि 45 दिन में जो भी अपराधी गुंडे माफिया होंगे सलाखों के पीछे होंगे, फिर कोई कहता है कि हम 100 दिन में गड्ढा मुक्त कर देंगे 1 महीने में। तो ये टाइम बाउंड क्यों करते हैं? क्यों फरियाद करवाते हैं आप लोग खुद ही? नहीं, बरसात की वजह से काम रोका गया। सर, गुंडे माफिया भी बरसात की वजह से खुला छोड़ रखे हैं क्या जी? ये जो अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, आप लोगों ने कहा था ना कि हम 45 दिन के भीतर भेजेंगे अपराधियों को सलाखों के जो रोका गया। आपका काम ही 1 महीने बाद शुरू हुआ। जब आपने 15 जून की तारीख दी थी तो आपका काम ही नहीं शुरू हो पाया था। हमेशा होते रहेंगे, आज अनादिकाल से होते रहे, लेकिन शासन की मंशा होती जब अपराधी तुरंत पकड़ लिया जाता है। कहीं भी अपराध होता है। अब चलिए राजकुमार भाटी, यानी ये मान लिया जाए कि अपराधों पर अंकुश हो ना हो, अपराधों पर अंकुश हो ना हो, सरकार कोर्ट के आदेश घटनाक्रम हो जाने के बाद कार्रवाई क्या करती है उससे संतुष्ट हो जाना चाहिए। राजकुमार भाटी, देखिए, पहली बात तो शुक्ला जी जो कह रहे हैं, अपराध पिछली सरकार से 2 गुने बढ़ गए हैं। इस सरकार में 2 गुने अपराध सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। हर 2 घंटे में प्रदेश में एक लूट हो रही है, हर 2 घंटे में, हर 1.5 घंटे में, 2 घंटे में एक हत्या हो जाती है, रेप हो जाता है।
होंगे लोग। और जहां तक आप कह रहे हो कि अपराधी पकड़े जा रहे हैं, जेवर में इतना विभत्स कांड हुआ, 4 महिलाओं के साथ रेप हुआ, एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया गया, लूट हुई, आज तक अपराधी नहीं पकड़े गए। 1.5 महीने से ज्यादा समय हो गया। वो बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, थाने पर जाके हल्ला कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चलिए तमाम बार हम इस मुद्दे को भी उठा चुके हैं। कुछ सलाह अगर आप देना चाहें, हम अपने कार्यक्रम के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। राजकुमार भाटी, 5 साल का एक्सपीरियंस आपकी सरकार को, आपकी पार्टी को रहा है प्रदेश में शासन का, कुछ अगर सुझाव दे पाएं। देखिए, मैं बिल्कुल, ये कोई आरोप नहीं है, ये सच्चाई है, मैं दिल की बात कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री अनुभवहीन है और गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं। मठ चलाने में और सरकार चलाने में बहुत अंतर है। मठ चलता है श्रद्धा से, सरकार चलती है कार्यशैली से और वैज्ञानिक समझ से, वैज्ञानिक सोच से। ओंकार नाथ जी, सरकार को गंभीर होना पड़ेगा और गंभीर होकर कार्यों का उत्तरदायित्व को समझना पड़ेगा। कौन सी बात कहने पर हम उसको पूरा कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते हैं। और अगर वो जानकारी नहीं है तो ये उनकी अनुभवहीनता दर्शाती है। अगर उनको जानकारी नहीं थी कि 15 जून तक गड्ढे भरे जा सकते हैं, कितनी सड़क, कितने किलोमीटर सड़क का काम होना है, और जो उन्होंने आदेश दिया तो उस आदेश के तहत डी क्लास के ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं था, तो कैसे उन्होंने ये कर दिया। ठीक है, गेहूं की आवक की बात की उन्होंने, गेहूं में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। गोविंद जी, क्या सुझाव देंगे, जो चाहे पंचायत तल से जुड़ा हो या फिर जो स्थितियां आप देख रहे हैं, क्या सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए? बिल्कुल, सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, न सिर्फ इस फैसले पर बल्कि और भी इस तरह के जितने भी जो जन आकांक्षाओं के खिलाफ फैसले हैं और लोगों की एक व्यापक राय जिनके खिलाफ जा रही है, ऐसे फैसलों पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। वो धमकी देते रहे, वो समझाते रहे, वो निर्देश देते रहे, वो नीचे तक उसका असर नहीं हो रहा है। ऐसे में जब तक वो कड़े कदम नहीं उठाएंगे, कुछ एक्शन दिखेगा नहीं, तब तक चीजें सुधरेंगी नहीं। और जब बिगड़ना शुरू होती है तो फिर उनको आज थोड़ा बिगड़ी हुई दिख रही है, 100 दिन बाद शायद और बिगड़ी हुई हो जाएंगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। चले तो खैर, आप सभी दर्शकों को भी अपने और जो हमारे जो मेहमान भी हैं, के शुक्ला जी, खासतौर पर आपको भी, कि एपीएन ने सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता शुरुआत से ही की है। हम हमेशा इसी तरह के मसले उठाते हैं, है ना। और अब जो खबर ये भी आ रही है कि जो फैसला पंचम तल को लेकर किया गया था, अब ये कहा जा रहा है कि उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। जो नियम पहले थे वो नियम अभी भी लागू रहेंगे। और ये कहा है प्रमुख सचिव सूचना अवनीश अवस्थी ने। यानी क्या वो वजह होती कि सरकार एक फैसला कर लेती है, शुक्ला जी, उसके बाद फिर उस फैसले पर पुनर्विचार के बाद उसको फिर बदलना पड़ जाता है? देखिए, लोकतंत्र का यही तकाजा है कि अगर कोई फैसला ऐसा हो जाए जो जनमानस को न समझ में आ रहा हो, तो उसको बदलने में प्रतिष्ठा ही बढ़ती है लोकतंत्र में। ये तो नहीं होता है कि नहीं ऐसा ही होगा, जो हमने कह दिया वही होगा। हमें अभी इसकी जानकारी नहीं है, आपके पास आ गया होगा, भी हमको जानकारी नहीं हुई है कि इस तरह का फैसला बदल गया है। लेकिन उसके अगर बदला गया तो क्या कारण है, क्या, तो ये सब स्थिति देखने के बाद मैं कह, लेकिन मैं ये आश्वासन आपको देता हूँ। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल आपको ये आश्वासन जरूर दे सकता हूँ कि आने वाले समय में ये सरकार इतना बढ़िया काम करेगी कि 2027 तक न तो उम्मीद भी यही है, उम्मीद इस बात को लेकर है सर। बहुत वादे हैं, उन वादों को पूरा करना है। जो प्रचंड बहुमत आप लोगों को मिला, वो प्रचंड बहुमत भी इसी बात की उम्मीद रखता है कि जो वादे आपने किए हैं वो वादे पूरे हों, और अगर गलत फैसले हो जाते हैं उन पर पुनर्विचार कर कर उसमें संशोधन कर दिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही।